देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। चूंकि अंतिम चरण में काशी में मोर्चा संभाला हुआ है पीएम मोदी ने, और इसी के साथ तमाम बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि यहां पर अंतिम चरण से करने वाले हैं बीजेपी की, अंतिम चरण से करेंगे बीजेपी की जीत सुनिश्चित। क्योंकि आज आखिरी चरण का चुनाव प्रचार है। शाम 5 बजे तक ये चुनावी प्रचार थम जाएगा और इसी के साथ यहां पर आज दूसरा दिन है पीएम मोदी के दौरे का। कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, रोड शो किया, मेगा रोड शो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि कितनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। बीजेपी ने बीते 5 साल में किस तरह से कार्य किया और अब बारी है आज आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार की। चूंकि 7 मार्च को वोटिंग होगी, 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और इस बीच यहां पर एक बार फिर से पीएम मोदी, जो कि अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। मेगा रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लिया, विकास कार्यों का भी जायजा लिया और आज भी कई बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। पीएम मोदी आज खजूरी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और खजूरी विधानसभा से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जाएगी। और आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि खजूरी से वाराणसी के 8 विधानसभा सीटों को भी, विधानसभा क्षेत्रों को भी साधा जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। और मोर्चा संभाल लिया है पीएम मोदी ने। इस वक्त पूरी काशी भगवा में नजर आ रही है। चूंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी है अंतिम चरण की, यानी कि 7वें चरण की। और 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक की 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है और जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 6 बजे, यानी कि आज शाम 6 बजे तक चुनावी शोर थम जाएगा। और इससे पहले तमाम दलों के स्टार प्रचारक लगातार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल के फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया और साथ ही आक्रामक तौर पर सभी प्रचार कर रहे हैं। तो आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चूंकि तमाम दलों ने पूरी कमान संभाली हुई है और पीएम मोदी भी काशी दौरे पर दूसरा दिन है और इस बीच यहां पर तमाम बड़े कार्यक्रम आज होने वाले हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे आज क्या कुछ काशी में होने वाला है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ प्रियंका पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं रजत आपका। तो रजत, आज काशी आज एक बार फिर से भगमय हो चुकी है। चारों तरफ योगी मोदी के नारे लग रहे हैं और आज बड़ा शो होने जा रहा है, कई बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं पीएम मोदी के। देखिए शंभव, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और इतने पिछले 2 महीने से जो चुनावी शोर उत्तर प्रदेश में चल रहा था वो आज समाप्त हो जाएगा। रैलियों का जो रेला था वो आज समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से बनारस के अंदर है और जब जब मोदी काशी में होते हैं तब तब काशी का रूप रंग बदल जाता है। आज खजूरी में एक जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद करने वाले हैं और इस जनसभा के माध्यम से बनारस की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उन सभी 8 विधानसभा सीटों के ऊपर वो सीधे तौर पर मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने की सारी संभव कोशिश करेंगे।
प्रियंका गांधी भी आज बनारस में रोड शो निकाल रही हैं। अखिलेश यादव ने कल शाम को रोड शो निकाला था। तो कुल मिला के अंतिम चरण के अंतिम दिन में सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्वांचल में खासतौर पर, चूंकि बनारस इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है, सभी लोग इस समय बनारस के अंदर हैं और जितने बड़े चेहरे हैं, ममता बनर्जी बंगाल से आकर इस समय बनारस के अंदर हैं, तो तमाम वो बड़े चेहरे जो राजनीति में अपनी पहचान रखते हैं वो लोग इस समय बनारस के अंदर हैं। और अब बनारस के माध्यम से पूरे पूर्वांचल की जो 54 सीटें हैं, उन 54 सीटों को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। संभव एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है, अगर आप रैलियों के हिसाब से देखिए तो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 43 दिन के अंदर 202 रैलियां करी हैं। अब आप सोचिए, डबल सेंचुरी योगी आदित्यनाथ ने लगाई है। तो वहीं नरेंद्र मोदी भी 27 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, अमित शाह ने भी 60 के आसपास रैलियां करी हैं, जेपी नड्डा ने भी इसी तरीके से 47 के आसपास रैलियां करी हैं। तो कुल मिला के किसी भी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर जितने भी बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास थे, उन सभी बड़े चेहरों को पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतारा और उनके माध्यम से सीधे तौर पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, दोनों ही तरफ से, हर तरफ से कोशिश ये की गई है कि सीधी जो टक्कर समाजवादी पार्टी प्लस अलायंसेस के साथ जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक मेजर विक्ट्री के साथ फिर से वापसी करे और जो दावा किया जा रहा है कि 300 प्लस सीटों का जो दावा किया जा रहा है, उस दावे को मजबूत किया जाए। कल जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने जो रोड शो किया है, उस रोड शो में जिस तरीके से एक जनसैलाब उमड़ा था, उसने ये कहीं ना कहीं जो एक विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी का जरूर बढ़ाया है कि पूर्वांचल में अगर कुछ सीटों पे जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि खास तौर पर जो 7वां चरण है उसमें कुछ जो 54 सीटें हैं उनमें करीबन 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी शिकस्त की तरफ जा रही है, हार रही है। तो उन सीटों को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश इस रोड शो के माध्यम से की गई थी। हालांकि ये रोड शो सीधे तौर पर बनारस की सिर्फ 3 विधानसभा सीटों को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन इस प्रधानमंत्री का चेहरा जब सामने आता है तो सिर्फ विधानसभाएं मायने नहीं रखती, उनका जो चेहरा है वो सीधे तौर पर पूरे चुनाव को प्रभावित करता है। तो अब सीधे नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूर्वांचल के चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ली थी, वो चुनाव प्रचार की कमान भी अब समाप्त होने वाली है। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री की वापसी है दिल्ली के लिए। अभी खजुरी में एक जनसभा वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं और उसके बाद कुछ प्रबुद्ध जनों के साथ वो बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। और कल देर रात भी उन्होंने बनारस के जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों का जायजा लिया था। तो एक तरफ से प्रियंका गांधी और उनके साथ राहुल गांधी, अंत में राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के साथ अब मैदान में आ गए हैं और जो आज रोड शो प्रियंका गांधी कर रही हैं उसमें भाई बहन की जो जोड़ी है वो जोड़ी भी आज के रोड शो में दिखाई देगी। जी, और चलिए, तो यहाँ पर जोड़ी भी एक बार नजर आएगी यहाँ पर भाई बहन की, और इसी के साथ तमाम यहाँ पर दलों के जो महारथी हैं वो एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। प्रियंका जी करो करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो यहाँ पर बात हो रही है अंतिम चरण की, जो कि आज अंतिम चरण है चुनाव प्रचार का, और आज शाम को चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम महारथियों ने मोर्चा संभाल लिया हुआ है, और इस बीच हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ, यूपी ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रियंका पासवान भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तो प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत है, आपका रुख करेंगे। तो प्रियंका, जैसे आपने सुना भी रजत को, उन्होंने कहा कि 7वें चरण में बनारस एक केंद्र बन गया है। तो आपको कैसा लगता है, कैसे आप इसको बताएंगे कि कितना प्रभाव 7वें चरण में बनारस का होने वाला है, क्योंकि तमाम महारथियों, जो महारथी हैं, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल लिया इस बार। जी देखिए, ये जब मोदी का ये क्षेत्र है तो डेफिनेटली यहाँ पे सारे लोग आएंगे और उस दिशा को देखते हुए वहां पे लोग, अन्य पार्टी दल, देखिए मेरी वॉइस इको हो रही है जी, बोलिए। हो रही है जी। तो वहां पे देखिए सारे के सारे लोग तो अन्य पार्टी के लोगों को आना ही था, तो वहां आए, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, सब अपना जम के प्रचार करेंगे। तो वो केंद्र में वाराणसी है ही। तो ये किसके पक्ष में जाता है, ये तो अब मतदाता ही बता पाएंगे। कि अभी देखिए कि मतलब सारे लोगों का अगर मैं देखूं रोड शो, बीजेपी का रोड शो अभी जितना, मैं इसको समअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंतिम चरण का ये चुनाव है। हाँ। अब बीजेपी के रोड शो में देख लीजिए कि अमित शाह, स्मृति ईरानी, मोदी, योगी, इन सबके रोड शो लगभग फ्लॉप से रहे हैं। जनता वहां पे पहुंची नहीं और कुर्सियां खाली रही।
तो जनता क्या अभी भी मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे रहेगी, या अभी भी बेरोजगारी, महंगाई और अस्पताल, दवाएं, ये मुद्दे पे रहेगी? और अभी जो जो ग्लोबल कंडीशन है हमारी, कि हमारी अर्थव्यवस्था जो यूक्रेन और रूस की वजह से गड़बड़ हो गई है, तो उसमें अब हम इलेक्शन के बाद तो पेट्रोल के दाम बहुत भयानक तरीके से बढ़ने वाले हैं, और सारी चीजें, अभी देखिए रसोई गैस की कीमत बढ़ी गई है। तो अब इसमें अगर हम लोग 2014 वाली स्थिति में भारत होता, तो जहां संगठित और असंगठित क्षेत्र सारे मजबूत थे, तो ये थोड़ा बहुत सह लेता, लेकिन अभी किस हिसाब से इस चीज से निपटा जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जी। और अभी देखिए कि इसमें लोग इस चीज को मेन मीडिया में सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, तो एक दीपक शर्मा जी हैं, उनके ऊपर तमाम FIR उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि चलिए प्रियंका, मैं आपके पास लौटूंगा जी। और इस बीच यहां पर रजत का भी रुख कर लेते हैं। रजत, चूंकि 7वें चरण में काशी के सब शरण में कितना ज्यादा प्रभाव इस बार पड़ने वाला है, जैसे कि आपने बताया कि भाई बहन की जोड़ी भी इस बार नजर आ रही है एक साथ। देखिए, संभव 7वां चरण है, अंतिम चरण है, और जैसे मैंने पहले कहा कि चुनाव अब खत्म हो जाएगा, चुनाव प्रचार अब खत्म हो जाएगा, और महज 2 दिन बचेंगे, उसके बाद वोटिंग हो जाएगी, और वोटिंग होने के बाद जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को पता चलेंगे। सबकी किस्मत जो है वो EVM में कैद हो जाएगी। लेकिन अगर आप पिछले जिस दिन से चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, उस दिन से आप देखिए चुनाव प्रचार को अगर एनालाइज करने की कोशिश करिए, जो चुनाव प्रचार मुद्दों के आधार पर होना था, उसको कहीं जिन्ना पे ले जाया गया, कहीं उसको पाकिस्तान पे ले जाया गया, कहीं उसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, कहीं वोट पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई, कहीं किसी को दंगेश बताया गया, तो कहीं यह तक कहा गया कि अगर मोदी और योगी वापस आ गए तो मुसलमानों को मार दिया जाएगा। तो ये जो एक घृणा है, ये जो एक नफरत है, ये पैदा करने की पूरी कोशिश इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में की गई है, और कहीं ना कहीं इसको धर्म और अधर्म के युद्ध के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश पूरी तरीके से की गई। जिन मुद्दों की बात लगातार हो रही थी, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, सुरक्षा की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर पिछले 5 सालों में सरकार ने जो काम किया, उन कामों के आधार पर योगी आदित्यनाथ वोट मांगते हुए दिखाई दिए। और योगी आदित्यनाथ के चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि योगी आदित्यनाथ ही अगर भाजपा वापस आती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। और 202 रैलियां करना, आप अगर पिछले, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है, पिछले 15 सालों का अगर इतिहास उठा लेंगे तो 15 सालों में किसी एक व्यक्ति ने 202 रैलियां नहीं करी होंगी। कोविड के टाइम भी योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने 75 जनपदों में 2-2 बार दौरा किया था, और इस बार 45 दिनों में 202 रैलियां कर दी। तो ये जरूर इस बात को साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ ने साम दाम दंड भेद अपनी हर चीज कहीं ना कहीं इस प्रचार में लगाई है, और वो चाहते हैं कि जो दांव उनके चेहरे के ऊपर लगाया गया है वो दांव कामयाब रहे, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में हारते हैं तो यह हार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के चेहरे की भी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर उनके लिए खेला है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े चैलेंजेस हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती थी लास्ट तक आते आते, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6ठे और 7वें चरण की जो प्रचार की कमान है वो अपने हाथों में ली, और लगातार रैलियां भी करी, और अब अंत में आके जो मेगा रोड शो किया कल, उस रोड शो में कहीं ना कहीं वो मुद्दे जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण पैदा हुए थे उनको समाप्त करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। चूंकि रजत, इस बार जो समीकरण है वो थोड़ा बदले हुए नजर आ रहे हैं। 2017 में 54 में से 36 सीटें बीजेपी के पास थी, और उस बार हमने देखा कि कुछ जो दल थे वो इस बार दूसरी पार्टी में है, गठबंधन में है किसी और पार्टी के साथ। तो इस बार कितना ये समीकरण बिगड़ने वाला है, बदलने वाला है? देखिए, संभव छोटे दलों की भी परीक्षा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से एक वोटों की सौदागरी होती थी, चाहे वो सुभाषपा की बात हो या फिर निषाद पार्टी की बात हो, महान दल की बात हो, तो वोटों की जो सौदाबाजी होती थी वो सौदेबाजी 2017 से पहले हमने भरपूर देखी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बहुत होता रहा है, और खासतौर पर जब पूर्वांचल की बात आती है तो इस तरीके के तमाम छोटे छोटे जो दल है वो सामने आते थे। पिछली बार जो निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, इस बार वो भाजपा के साथ है। सुभाषपा पिछली बार भाजपा के साथ थी, तो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। तो वोटों की जो सौदेबाजी होती है, जो खरीद फरोख्त होती है, वो करने के लिए
वो दांव लगाने के लिए इन सब की भी परीक्षा इस बार होने वाली है। ये लोग भी टेस्ट किए जाएंगे कि आखिर इन लोगों का भी कोई वजूद बचा हुआ है। और अगर ये बात भी साफ है संभव कि अगर इस बार सुभाषपा या निषाद पार्टी या फिर महान दल या अन्य जो छोटे अलायंसेस हैं ये कोई बड़ा रिजल्ट लेकर नहीं आ पाए तो इन छोटे दलों की राजनीति के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बड़ी पार्टियां जब इन छोटी पार्टियों को अपने साथ लेती हैं तो इस उम्मीद के साथ लेती हैं कि इनके साथ वोट आएगा, और अगर वोट नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर इनको लेने का कोई फायदा नहीं। ये उनका भी टेस्ट होना है, और खासतौर पर पूर्वांचल इसका एक तरीके से बड़ा केंद्र है छोटी पार्टियों का, छोटे छोटे दलों का। और जातीय आधार पर जब वोट की बात होती है तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा यह माना जाता है कि जातीय आधार पर वोट होता है, चाहे वो कुर्मी हो चाहे वो दूसरी जातियां हो। सबसे ज्यादा ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, वैश्य, ये सब जो जातीय आधार पर जो गुणागणित बैठा के सीटों का बंटवारा होता है वो पूर्वांचल में खासतौर पर ध्यान से किया जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में लोग इस आधार पर वोट करते चले आए हैं और ये एक ट्रेंड रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ चुनाव में अगर देखिए तो चुनाव इस जातीय आधार से ऊपर उठा है। लोगों ने जो अलग अलग जाति के वोट है, जो ये कहा जाता था कि ये बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, उस वोट ने भी बीजेपी को वोट किया है। तो बीजेपी को यही उम्मीदें हैं कि इस बार भी वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी उम्मीदें कहीं ज्यादा है। चलिए मैं रजत में आपके पास लौटूंगा और जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण किस तरह से अन्य दलों के लिए भी बन रहे हैं और बैठ रहे हैं, क्योंकि इस बार 9 जिलों में 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और 7 तारीख को मतदान होगा। लेकिन आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है अंतिम चरण के। आज आखिरी दिन है, चुनावी प्रचार शाम को थम जाएगा और 7 मार्च को मतदान होगा, 10 मार्च को परिणाम सामने आएंगे। बात हो रही है सियासी जो हालात हैं 7वें चरण में किस तरह से बदले हुए हैं। ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो रजत, यहाँ पर पूर्वांचल के आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक के इस बार जो सियासी हालात हैं वो बदले हुए हैं। पूर्वांचल बीजेपी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे और क्यों? देखिए सब पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए बनारस चूंकि इस समय राजनीति का केंद्र है, तो वही दूसरी तरफ दूसरा जिला जिसका आपने नाम लिया आजमगढ़, आजमगढ़ भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। और अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र होने के नाते समाजवादी पार्टी को उम्मीदें हैं। पिछली बार भी 2017 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का। इस बार भी समाजवादी पार्टी वैसे ही उम्मीदें कहीं ना कहीं लगा रही है। लेकिन इस बार एक बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ को लेकर खेला है। आपको याद होगा अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जिस तरीके से एक नेता का नाम सामने आया, एक व्यक्ति का नाम सामने आया, उसके पिता का सीधे संबंध समाजवादी पार्टी से था और वो आजमगढ़ के रहने वाले थे। तो ये जो करेक्शन है ये भारतीय जनता पार्टी ने एस्टैब्लिश किया कि समाजवादी पार्टी का मतलब है आतंकियों की पार्टी, दंगाइयों की पार्टी, जो कानून व्यवस्था के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ करते हैं, वो लोग जो माफियाओं को, बाहुबलियों को संबल देते हैं, उनको सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों की पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर से इस बात को एस्टैब्लिश करने की पूर्वांचल में खास तौर पर कोशिश की है कि पूर्वांचल के जो बड़े माफिया थे, बड़े बाहुबली थे, उन बाहुबलियों को, उन माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जेल की सलाखों के पीछे डाला है। और वहां की जो कानून व्यवस्था की जो बदतर स्थिति थी वो 2017 के बाद सुधारी है। इसके साथ साथ पूर्वांचल बहुत ही पिछड़ा इलाका कहा जाता था। पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं वो सब बेहद पिछड़े जिले के तौर पर जाने जाते रहे। टूटी फूटी सड़कें हो, दिमागी बुखार से मरते हुए बच्चे हो, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हो, बिजली ना आना, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो पूर्वांचल के भाग्य में लिख दी गई थी। लेकिन वो सारी चीजें पूर्वांचल में समाप्त हुई हैं। दिमागी बुखार से जो लाखों बच्चे मर जाते थे, उस समस्या को योगी आदित्यनाथ ने समाप्त किया है। यानी कि जो तमाम समस्याएं थी वो 2017 के बाद यहाँ पर वो समस्याएं थोड़ा कम जरूर हुई, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं से लोगों को निजात जरूर मिली है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे कि 7वें चरण में जो जातीय समीकरण किस तरह से यहाँ पर फिट बैठते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज है आखिरी चरण चुनावी प्रचार का, और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम चीज़ों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम सियासी दलों ने मोर्चा संभाल लिया है काशी में, और काशी से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश आज की जा रही है। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि काशी दौरे में हैं, खजूरी में चुनावी विधानसभा को आज संबोधित भी करने वाले हैं। और चलिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए आप सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।